नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता चौधरी आज आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत हमारे बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, एक ऑस्ट्रिया के वियना के, जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था और हालांकि इस सिद्धांत का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन विभिन्न आलोचनाओं के बाद भी यह सिद्धांत साइकोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए बात करते हैं सिद्धांत की। फ्रायड के अकॉर्डिंग, हम इसको शुरू से समझेंगे। फ्रायड के अकॉर्डिंग जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिनका नाम होता है अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। यानी कि यदि हिंदी में कहें तो अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। अचेतन क्या है, अर्धचेतन क्या है और चेतन क्या है? अचेतन जो होता है, अचेतन जो मन होता है, उसमें हमारी असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं रहती हैं, जिसके बारे में मनुष्य या व्यक्ति या बच्चा अवेयर नहीं रहता। अर्धचेतन जो होता है वो चेतन और अचेतन के बीच में होता है, बीच में कार्य करता है। वहीं जो चेतन मन जो होता है वो, उसमें हमारी सामाजिक अनुभूतियां प्रबल रहती हैं, मतलब जो हम कर सकते हैं, जो हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि देखिए अभी जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, जो आप सुन रहे हो, तो अभी मैं एक अवेयर सिचुएशन में हूँ, अवेयर स्थिति में हूँ। इसका मतलब मैं कॉन्शियस हूँ, तो जो मैं कर रही हूँ वो अपनी कॉन्शियस स्टेट में कर रही हूँ। तो अभी मेरा कौन सा मन कार्य कर रहा है? अभी मेरा चेतन मन कार्य कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया कि मन के हमारे 3 भाग होते हैं, एक चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब आगे चलते हैं। फ्रायड ने अपनी इस साइको एनालिटिकल थियोरी में डिफरेंट 2 कंसेप्ट्स हैं जिनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। क्या क्या कंसेप्ट्स हैं वो? सबसे पहला तो है ये अनकॉन्शियस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अचेतन, और दूसरा है इड, ईगो एवं सुपर ईगो, जिसको हिंदी में कहते हैं इदम, अहम और परा अहम। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। फ्रायड ने बताया कि जिस प्रकार जब एक बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, तो बर्फ के टुकड़े का सिर्फ छोटा सा भाग हमें ऊपर दिखाई देता है, बाकी बहुत ज़्यादा उसका जो पोर्शन है, मेजर पार्ट है, वो पानी के अंदर रहता है। उसी प्रकार जो हमारे मस्तिष्क के, हमारे माइंड के जो 3 पार्ट होते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है, जिसके बारे में हम अवेयर रहते हैं, वो केवल धरातल पर होता है। वो केवल पूरे मस्तिष्क का 1/10 पार्ट होता है। ओके। और जो नीचे रहता है, जो हमने बर्फ के पानी की अभी, बर्फ के टुकड़े की अभी कंपैरिजन किया था, वो जो नीचे की साइड जो पार्ट होता है, उसे हम मस्तिष्क के अचेतन मन से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब क्या है? 9/10 पार्ट हमारा अचेतन मन होता है? और दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है बर्फ की, वो हमारी कहलाएगी अर्धचेतन मन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अचेतन मन है वो हमारे मस्तिष्क की डार्क साइड है, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो एक घोड़े की तरह है। उसके हाथ में हमारे व्यवहार की, हमारे क्रियाकलापों की, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बागडोर है, वही संभालता है, वही हमारे चेतन मन को कंट्रोल करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा अचेतन मन है वो हमारे चेतन मन की अपेक्षा अधिक व्यापक और जटिल होता है। अब आगे चलते हैं। मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि फ्रायड ने अपनी थ्योरी पे डिफरेंट 2 कंसेप्ट्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। पहला तो अचेतन, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि 3 पार्ट होते हैं, उसमें एक अचेतन होता है। अब बात आती है इड, ईगो और सुपर ईगो की। इसको कैसे समझेंगे कि जो इड है, इड बेसिकली क्या है? इड के अंदर जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, जो हमारी प्रबल अनुभूतियां हैं, जिनको हम पूरा नहीं कर पाए, वो इच्छाएं हमारी अंदर स्टोर रहती हैं। और जो इद होती है, यदि हम इसको चाइल्ड के डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से समझें, तो जब बच्चा जन्म लेता है तब वो इद पर्सनैलिटी में होता है। उसके बाद आती है ईगो। ईगो में हमारी, जब हम कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, वो सारे के सारे क्रियाकलाप हम इद अवस्था में करते हैं। तो यदि डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से देखा जाए तो बच्चा 3 वर्ष से उसकी ईगो वाली जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होने लगती है। और बाद में आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वो हमारा 5-6 वर्ष से बच्चे की सुपर ईगो पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली जो इड होता है, जो
इदम होता है दैट इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल्स। मतलब प्लेजर प्रिंसिपल्स मतलब यह एकदम सुखद अनुभूति चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, जो इसको चाहिए वो चाहिए। जैसे इसकी तुलना हम छोटे बच्चे से करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जब शैशवावस्था में होता है, तो यदि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, यदि उसको दूध पीना है तो पीना है उसको, है ना, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो इद है, इदम है, वो किस पर आधारित होता है? प्लेजर प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। फिर आता है हमारा ईगो, वो दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल्स, वह वास्तविकता के धरातल पर आधारित होता है। मतलब जो हम काम एक्चुअल में कर सकते हैं, ये ईगो हमें ये बताता है कि क्या आप वास्तविकता में कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है करना, है ना। और सुपर ईगो जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल्स। जो सुपर ईगो होता है वो सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों और संस्कारों की बात करता है, वैल्यूज की बात करता है। मतलब जो सही है वो करना है, या जो सही नहीं है वो नहीं करना है। तो यदि हम इसको इड, ईगो और सुपर ईगो को चेतन, अचेतन और अर्धचेतन से जोड़े तो इसको कैसे समझेंगे? जो हमारा इड होता है, इड जो होता है वो पूर्ण रूप से अचेतन में कार्य करता है। किस में कार्य करता है? अचेतन में कार्य करता है। मतलब इड अचेतन का पार्ट है। जो अर्धचेतन है वो किस में कार्य करता है? ईगो, है ना। ईगो अर्धचेतन का पार्ट है, और ईगो में कौन कार्य करता है? अर्धचेतन कार्य करता है। और जो सुपर ईगो होता है उसमें हमारा चेतन पक्ष कार्य करता है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब ये सारी डिस्कशन हो गई, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिस पर फ्राइड ने जोर दिया, उसका नाम है लिबिडो। लिबिडो को हम लिबिडो ही कहेंगे हिंदी में भी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, लिबिडो का अर्थ होता है एक सेक्सुअल एनर्जी या एक सेक्सुअल अर्ज। सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल एनर्जी का अर्थ है एक ऐसा टोटल स्ट्राइविंग फोर्स जो जीवन पर्यंत व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है जीवन में, उसके पीछे ये जो सेक्स ड्राइव है, ये जो सेक्सुअल एनर्जी है, ये कार्य करती है। उन्होंने इस लिबिडो को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए व्यक्ति के विकास, मतलब व्यक्ति के विकास के पक्षों को लिबिडो के आधार पर कुछ स्टेजेस में बांटा। तो आगे हम उनकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति की जो लिबिडो के आधार पर विभिन्न स्टेजेस होती हैं, और वहाँ विभिन्न स्टेजेस में बच्चा किस प्रकार से इस सेक्सुअल एनर्जी का यूज करता है, मतलब स्पेंड करता है। उन्होंने बताया था कि यदि ये सेक्सुअल एनर्जी सही से यूज हो जाती है तो पर्सनालिटी अच्छे से विकसित होती है आगे। यदि मान लीजिए अच्छे से विकसित नहीं होती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका जो है हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब बात करेंगे हम स्टेप्स की, साइको एनालिटिकल स्टेजेस की। सबसे पहली जो स्टेज आती है उसमें आती है हमारी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज को हिंदी में कहते हैं मुखावस्था। फ्राइड ने यह बताया था कि यह जो अवस्था है वो बेसिकली जन्म से 1 या 1.5 साल तक चलती है। यहाँ पर जो बच्चा है, हमने भी सेक्सुअल एनर्जी की बात कही ना, तो सेक्सुअल एनर्जी का रोल हर स्टेज में होगा, हर स्टेप पे होगा। तो उन्होंने ये बताया कि जो सेक्सुअल एनर्जी है उसका यूज़ इस अवस्था में बच्चा कैसे करता है। उन्होंने बताया कि इस अवस्था में जो हमारा एरोजिनस जोन है वो कहाँ पर स्थित होता है? वो हमारे मुख पर स्थित होता है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चा जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, उसको अपने मुख के द्वारा प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, है ना, सकिंग, स्वेलोइंग, कटिंग, है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है? अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है। ओरल अवस्था में फ्राइड ने आगे बताया कि यदि यहाँ पर मुखवर्ती उत्तेजना कम होती है तो ओरल पैसिव पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ओरल पैसिव पर्सनालिटी के अंदर जो व्यक्ति है वो आशावादी होते हैं, सहयोगी होते हैं, लेकिन दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, पर निर्भर होते हैं। आगे उन्होंने बताया कि यदि मुखवर्ती उत्तेजना बहुत ज़्यादा हो जाती है इस स्टेज में, तो ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। जो इस तरह के मनुष्य होते हैं वो आगे चलकर पर उत्पीड़क बनते हैं और बहुत निराशावादी होते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने इस स्टेज को डिफाइन किया। अब आगे चलते हैं। दूसरी जो स्टेज है वो है हमारी एनल स्टेज, या जिसको हिंदी में कहते हैं गुदावस्था। एनल स्टेज 1.5-2 साल से लेकर के 3 साल तक चलती है। जैसे हम अभी एरोजिनस जोन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर वो जो एरोजिनस जोन है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पर एरोजिनस जोन, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर एरोजिनस जोन गुदा पर स्थित होता है, यानी एनस पर स्थित होता है।
तो इसको कैसे हम सेक्सुअल एनर्जी से जोड़ेंगे? कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि जो बच्चा है वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ब्लैडर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के थ्रू प्राप्त करता है। कहने का मतलब है यूरिनेशन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू यहाँ पर वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है। यहाँ पर यदि जो उत्तेजना कम है यदि गुदा की, तो यहाँ पर एक एनल पैसिव पर्सनालिटी डेवलप होती है, और यदि उत्तेजना ज़्यादा है तो एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो यदि एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी है तो वो बहुत क्रूर हैं, तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, और यदि एनल पैसिव है तो वो बहुत शांत होते हैं, समनिष्ठ होते हैं या कंजूस प्रकृति के मनुष्य आगे बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, वो हमारी होती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज को हिंदी में कहते हैं शैशनावस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है क्योंकि इस अवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सीटेट वगैरह में पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि यह जो अवस्था है बेसिकली ये 3 साल से 6 साल तक चलती है, और यहाँ पर जो एरोजेनस जोन होता है वो सेक्स ऑर्गन्स पर होता है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की मनोग्रंथियाँ विकसित होती हैं लड़के में और लड़की में, है ना, जो बॉय चाइल्ड है और गर्ल चाइल्ड है। कैसे समझेंगे इसको कि यहाँ पर इस स्टेज में, फैलिक स्टेज में, जो लड़का है वो अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और जो लड़कियाँ हैं वो अपनी पिता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इस आकर्षण के थ्रू, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इस आकर्षण के थ्रू वह जो बच्चा है या वह जो लड़का या लड़की है वह सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जन्म लेती है। मतलब जो लड़की है वो जो है अपने पापा से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है, प्यार शो करने लगती हैं, और जो लड़के हैं वो अपनी मम्मी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं और अपने पापा को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगते हैं। ऐसा फ्रायड ने बताया। तो यहाँ पर भी यही बताया गया था कि यदि ये मनोग्रंथियाँ सही से विकसित हो जाती हैं तो व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। यदि यहाँ पर कमी या बहुत ज़्यादा हो जाता है, यदि उत्तेजना बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्तित्व पर आगे कुप्रभाव पड़ता है। फैलिक स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है, वो ये है कि जब लड़का माँ के प्रति आकर्षित होता है तो जो मनोग्रंथि विकसित होती है उसका नाम फ्रायड ने दिया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और इसके उलट जब लड़की पिता के प्रति आकर्षित होती है तो उसका फ्रायड ने नाम दिया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से यदि इन दोनों मनोग्रंथियों का समुचित विकास होता है तो व्यक्तित्व में नैतिकता आती है, और यदि इन दोनों मनोग्रंथियों का समुचित विकास नहीं होता है तो व्यक्तित्व आगे चलकर बाधित हो जाता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इसमें लेटेंसी स्टेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुप्तावस्था या सुषुप्तावस्था। यहाँ पे भी देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सुप्तावस्था का मतलब है कि कोई चीज़ सुप्त अवस्था में है, मतलब जागृत अवस्था में नहीं है, एक्टिव रोल में नहीं है, पैसिवली है ना। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या है? ये चलती है बच्चों में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस स्टेज को हम स्कूल एज भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बच्चे एजुकेशन में, डांस में, डिफरेंट तरह की म्यूज़िक एक्टिविटीज़ में, चित्रकला, बहुत सारी चीज़ों में इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ फ्रायड ने ये बताया कि विभिन्न प्रकार की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के द्वारा या जो अपने उनके शौक रहते हैं उनके द्वारा बच्चे कायदे में कर क्या रहे होते हैं, वह अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को, सेक्सुअल अर्जिस को ग्रेटिफाई कर रहे होते हैं। किसके द्वारा? असेक्सुअल एक्टिविटीज़ के द्वारा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जो सेक्सुअल अर्ज है वो है नहीं, वो है लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। और जो बच्चे यहाँ पर जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या अपने शौक जो पूरे कर रहे हैं, जो नृत्य, संगीत, चित्रकारी, कला आदि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअली वे इस माध्यम के द्वारा अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारी आती है चौथी स्टेज। 5th और जो अंतिम स्टेज है वो हमारी आती है जननेंद्रिय अवस्था, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें एक तो डेवलप होती है होमोसेक्सुअलिटी और एक डेवलप होती है हेट्रोसेक्सुअलिटी। जेनाइटल स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो होता है 12 वर्ष से लेकर जीवन पर्यंत, है ना, आगे तक इसको हम रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किशोरावस्था जब शुरू होती है 12 वर्ष से या 11 वर्ष से आप कह सकते हैं, तो बच्चे में सबसे पहले होमोसेक्सुअलिटी डेवलप होती है। मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने समान लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, रहते हैं। तो इस तरह से जो उनका समान लिंग के तरफ जो आकर्षण होता है उसे फ्रायड ने होमोसेक्सुअलिटी का नाम दिया है।
आगे जब वो किशोर अवस्था से जब प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने वाले होते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति के अंदर हेट्रोसेक्सुअलिटी का जन्म होता है। हेट्रोसेक्सुअलिटी का अर्थ है अब ये यहाँ पर विपरीत लिंग के बच्चों के साथ या व्यक्तियों के साथ जो है अट्रैक्ट होने लगते हैं और उनके साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं और उनके साथ जो है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से फ्रायड ने बताया कि इस अंतिम स्टेज पर आते आते जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि फ्रायड ने अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी में किस प्रकार से पर्सनालिटी को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि अनकॉन्शियस का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, उसको डिफाइन करने में। तो हमने इसमें देखा कि बेसिकली जो अनकॉन्शियस है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि लिबिडो, जिसको सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, सेक्सुअल अर्ज कहते हैं, जो एक टोटल स्ट्राइविंग फोर्स है जो व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए उत्प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। तो वो भी जो लिबिडो होती है हमारी, वो किस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व को शेप करती है, उसको संरचना देती है। और इसके अलावा फ्रायड का एक और कंसेप्ट है, उसका भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। फ्रायड के अनुसार जो इंस्टिंक्ट होती है, जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ, वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। फ्रायड के अनुसार जो जीवन मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कंट्रोल करती हैं हमारे कंस्ट्रक्टिव वर्क को और हमारे पॉजिटिव बिहेवियर को। कहने का अर्थ होता है कि जीवन में हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं, जो कुछ भी रचनात्मक करते हैं, जो कुछ भी सकारात्मक जो हम व्यवहार शो करते हैं या जो कुछ भी अच्छा करते हैं, वह किसका परिणाम होते हैं? वह हमारी जीवन मूल प्रवृत्तियों का परिणाम होती हैं। और दूसरी तरफ होती है हमारी डेथ इंस्टिंक्ट। यदि ये जो इंस्टिंक्ट यदि ज़्यादा क्रियाशील होती है तो व्यक्ति यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव वर्क करता है और एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पर फ्रायड ने बताया कि सही पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने के लिए इन दोनों मूल प्रवृत्तियों में जो जीवन मूल प्रवृत्ति है उसका ज़्यादा एक्टिव रहना आवश्यक है। तो इस तरह से फ्रायड ने कुल मिलाकर कुछ 3 कंसेप्ट हैं जिन पर बहुत फोकस किया। सबसे पहला तो अनकॉन्शियस, कि अचेतन का क्या रोल होता है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। दूसरा उन्होंने बताया कि जो लिबिडो है वो किस तरह से व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। और तीसरा उन्होंने बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं बेसिकली ये कितने तरह की होती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व में किस प्रकार से ये रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो फ्रायड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है ये पर्सनालिटी की तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ही, साथ ही साथ ये मोटिवेशन की भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। कैसे हम इसको मोटिवेशन से कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि व्यक्ति मोटिवेशन के सिद्धांत के अनुसार, फ्रायड के अनुसार, कि जब इड, ईगो और सुपर ईगो में जब बैलेंस होता है तो व्यक्ति सही और अच्छा व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित होता है। यदि इन तीनों पार्ट्स में कहीं पे भी इम्बैलेंस हो जाता है, यदि ये समरस इकाई के रूप में कार्य नहीं करते हैं तो व्यक्ति जो है गलत कार्यों की तरफ मोटिवेट हो जाता है। तो इसको हम एक मोटिवेशन की थ्योरी के रूप में भी ले सकते हैं और एडजस्टमेंट की भी थ्योरी के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि जब हम समायोजन पढ़ते हैं तो समायोजन की भी देखा जाए तो विभिन्न 2 अप्रोच होती हैं। जो एक तो होती है वो होती है व्यवहारवादी उपागम या बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, और जो दूसरी होती है साइको एनालिटिक अप्रोच या मनोविश्लेषणात्मक उपागम। तो यहाँ पर फिर ये फ्रायड का कंसेप्ट आ जाता है कि साइको एनालिटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग व्यक्ति के यदि इड, ईगो और सुपर ईगो बैलेंस है, हार्मोनियस अवस्था में, हार्मोनियस स्टेट में है, तो व्यक्ति जो है प्रत्येक परिस्थिति के अंदर अच्छे से समायोजित हो जाता है। यदि इसमें से कोई भी इम्बैलेंस है तो व्यक्ति सही से समायोजन नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जो हमने बात करी थी कि इड, ईगो और सुपर ईगो, तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको ये बताना चाहूँगी, यदि थोड़ा बहुत भी कुछ कन्फ्यूजन इसमें रह गई हो, कि जो हमारा इड है और ईगो है और सुपर ईगो है, ये जो ईगो होता है ये बीच में कार्य करता है। बीच में कैसे कार्य करता है, इसको उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने कोई नई बाइक खरीदी है ना, तो जब बाइक खरीदी है तो कई बार होता है, बच्चों का मन होता है, उस व्यक्ति का ये मन होता है कि हम इसको पूरा खूब अच्छी स्पीड पे चलाएं, है ना। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये आपके इद को इंडिकेट कर रहा है। मतलब दमित इच्छा है आपकी, आप ये चाहते हैं कि इसको पूरा स्पीड पे चलाएं, देखें तो कैसा लगता है। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ होता है, वो जो सुपर ईगो जो होता है वो आपको रोकता है,
वो कैसे रोकता है कि आपको ये मतलब वो अंदर से ये कहता है कि नहीं, यदि ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है हमको पुलिस पकड़ ले, हमारी गाड़ी डैमेज हो जाए। तो बहुत सारे विचार आपके अंदर आती है। तो यहाँ पर इड और सुपर ईगो के बीच में फिर ईगो आता है। ईगो क्या होता है, हमने पहले ही बताया था कि ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब ईगो इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि इड की बात भी मान ली जाए और सुपर ईगो को भी संतुष्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर ईगो ये कहता है कि चलिए ऐसा करते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब रोड खाली रहेंगी, जब कोई नहीं रहेगा, तो एक बार थोड़ा सा चला के इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा ईगो है वो वास्तविक धरातल पर कैसे कार्य करता है कि प्रेजेंट में हम जो कर सकते हैं, मन में तो हमारे बहुत कुछ आ रहा है ना, और मोरालिटी भी हमको ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों चीज़ों को देख करके ईगो जो होता है वो हमें रियलिटी से परिचित कराता है कि वास्तविक धरातल पर, वास्तविक परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं, दोनों का ध्यान रखता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो इड होता है वो कॉन्जेनाइटल होता है, हमारे इंस्टिंक्ट्स पर आधारित होता है। ईगो जो होता है वो रियलिटी पर आधारित होता है, ना कि प्लेजर प्रिंसिपल्स पर। और हमारा सुपर ईगो जो होता है वो हमारा किस पर आधारित होता है, मोरालिटी पर आधारित होता है। तो इस तरह से जो है फ्रायड ने व्यक्तित्व के इन 3 पक्षों को बहुत ही सुंदर ढंग से डिफाइन किया था। तो आज के लिए ये हमारी फ्रायड की थ्योरी। आई होप ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।